रिजॉर्ट में चल रही दावत के बीच में शिखर को शुभचिंतक का फोन आता है। शिखर फोन पर शुभचिंतक को बताता है कि कैसे गेम के मुकाबले में 200 करोड़ कमाकर और इस गेम को पॉपुलर बनाने में हुई इतनी मेहनत के बावजूद अमरीश ही अंत में वाहवाही ले गया। यह सुनकर शुभचिंतक शिखर को बताता है कि उनकी योजनाओं के आखिरी पड़ाव का वक्त आ गया था। दावत खत्म होने के बाद शिखर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। उसका सर तेजी से घूम रहा होता है। शायद आज शैंपेन कुछ ज्यादा ही पी ली। इतने में बबीता की दस्तक होती है। वो शिखर को देखकर समझ जाती है कि शिखर कुछ थका हुआ था। मैं बाद में आऊं? बबीता एक चिंतित और धीमी आवाज में शिखर से पूछती है। शिखर बबीता से कहता है कि बाद में तो वो सो जाएगा, तो अगर कोई जरूरी बात है तो वो शिखर को बता दे। इसके बाद बबीता शिखर को बताती है कि शिखर की अमरीश के साथ मीटिंग कल ठीक 2 बजे लंच पर अमरीश के बंगले पर फिक्स हुई है। आगे बबीता शिखर से पूछती है कि क्या शिखर चाहता है कि बबीता उसके साथ चले? नहीं, मेरा वहां अकेले जाना ही सही होगा, शिखर थोड़ा सोचने के बाद जवाब देता है। यह सुनकर जैसे ही बबीता जाने लगती है, शिखर उसे रोक कर कहता है कि वो अमरीश के जितने भी बिजनेस थे, कानूनी और गैर कानूनी, उन सब की जानकारी एकत्रित करना शुरू करे और जल्द से जल्द ये जानकारी शिखर को दे। ठीक है, गुड नाइट शिखर, बबीता ने शिखर से कहा और कमरे से बाहर आ गई। बबीता हमेशा की तरह एक असिस्टेंट की ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रही थी। शिखर के साथ इतना वक्त बिताने के बाद वो इतना तो समझ गई थी कि शिखर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे इस वक्त कुछ पूछकर परेशान करना सही नहीं था। आखिरकार शिखर बबीता का एक अच्छा दोस्त भी तो था। अगले दिन शिखर की गाड़ी अमरीश के बंगले के बाहर रुकती है। इसमें कोई शक नहीं था कि अमरीश का बंगला किसी किले से कम नहीं था। शिखर देखता है कि चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स थे। हाथ में बंदूक लिए गेट पर खड़े व्यक्ति ने शिखर का दरवाजा खोला और शिखर को बंगले के अंदर तक लेकर गया। बंगले के अंदर दाखिल होते ही शिखर का हाई टेक सिक्योरिटी स्कैन हुआ, जिसके बाद शिखर को वेटिंग रूम में इंतजार करने को कहा। शिखर सोफे पर बैठा सामने रखी मेज पर मैगजीन उठाकर पढ़ने लगा। क्योंकि मैगजीन शिखर की दिलचस्पी की नहीं थी, तो उसने वापस मेज पर रख दी। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है। माफी चाहूंगा मिस्टर शिखर, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, अमरीश ने वेटिंग रूम के अंदर दाखिल होकर शिखर को देखते हुए कहा। अमरीश वेटिंग रूम के अंदर दाखिल होते ही शिखर के सामने खड़ा हो गया। शिखर का खून अंदर ही अंदर फिर से खौलने लगा। उसके सामने खड़ा था अमरीश डिसूजा, शिखर के मां बाप का कातिल। उसको मुस्कुराता हुआ देखकर शिखर के तन मन में आग की लपटें उठ रही थी। नहीं नहीं, मैं बस अभी आकर बैठा ही था, शिखर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद अमरीश ने शिखर से कहा कि लंच लग चुका था, तो वहीं बैठकर बात करते हैं। इसी के साथ दोनों डाइनिंग रूम की तरफ निकल गए। शिखर अमरीश के बगल में चल रहा था। शिखर ने देखा कि पूरे बंगले में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और हर थोड़ी दूर पर एक बंदूक से लैस गार्ड था। दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचते हैं, जहां अमरीश की लेडी कुक उनका स्वागत करती है। दोनों के कुर्सी पर बैठ जाने के बाद कुक खाने के ऊपर लगे कवर को हटाने लगती है और साथ ही साथ ये बताने लगती है कि ये कौन से डिश है। दोनों खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में अमरीश शिखर की तरफ देखता है और उससे माफी मांगता है कि उसने पहले तो उसकी गेम की रैंकिंग गिरवा दी और फिर उसके द्वारा आयोजित गेम के मुकाबले में जीते हुए प्लेयर को उसने भेजा। अमरीश ने शिखर से आगे कहा कि कैसे बिजनेस में अधिकतर ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जिनमें आपको ना चाहते हुए भी कुछ कदम उठाने ही पड़ते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि यह करते हुए कभी कभी कुछ गलत भी हो जाता है? शिखर ने अमरीश की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, अधिकतर हो जाता है गलत। यहां तक कि यह भी बोलना गलत नहीं होगा कि सही से ज्यादा गलत होता है। यह कहकर अमरीश शिखर की तरफ बिना कुछ कहे देखने लगा। अमरीश ने देखा कि शिखर अभी जवान है, 24-25 का होगा शायद। अमरीश सोचने लगा कि शिखर ने अभी तक दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी। आप कुछ कह रहे थे? शिखर की बात सुनकर अमरीश हड़बड़ाहट में नजरें फेर लेता है। मिस्टर शिखर, आप अभी उम्र से काफी कम मालूम होते हैं। मेरे कई दशक के अनुभव से मैं ये बात कह सकता हूं कि अधिकतम फैसले जो बिजनेस के लिए सही होते हैं, वो फैसले जिंदगी की तराजू में गलत माने जाते हैं। शायद इसलिए मैंने जो आपके साथ किया वो मुझे करना पड़ा।
पर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले माफी भी मांग ली। मेरा मानना है कि बिजनेस में हुई दुश्मनी असल जिंदगी की दुश्मनी नहीं बननी चाहिए। शिखर ने अमरीश का कहा गया हर एक लफ्ज बहुत ध्यान से सुना। शिखर को अमरीश की बात कहीं कहीं छू सी गई थी। क्या ये वही शख्स है जिसने मेरे माता पिता को मारा था? शिखर सोच में पड़ गया। शिखर सच में उलझ चुका था। खाना खत्म होने के बाद अमरीश शिखर को अपने बंगले के दौरे के लिए आमंत्रित करता है। शिखर मना नहीं कर पाया और दोनों बंगले का दौरा करने निकल जाते हैं। अमरीश के बंगले में एक प्राइवेट थिएटर, इंडोर पूल, एक पूरा गोल्फ कोर्स और बंगले के ऊपर एक हेलीपैड और हेलीकॉप्टर भी था। शिखर समझ नहीं पा रहा था कि अमरीश शिखर को यह सब क्यों दिखा रहा था। क्या वो सच में शिखर से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहा था या इसमें अमरीश की कोई चाल थी? करीब 1 घंटे बाद बंगले का दौरा खत्म होता है। अब देर हो गई है, अब शायद मुझे चलना चाहिए। शिखर घड़ी में वक्त देखते हुए अमरीश से कहता है, अफसोस, जितना भी पैसा कमा लिया जाए वक्त नहीं खरीदा जा सकता। कमबख्त खत्म ही हो जाता है। अमरीश के ये कहते ही दोनों हंस पड़ते हैं। इसी के साथ अमरीश शिखर को बाहर उसकी गाड़ी तक छोड़ने आता है। शिखर अमरीश से प्रभावित होने लगता है। उसकी बातें जैसे उसे कोई सीख दे रही थी। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि गोवा में लोग अमरीश को पूछते थे। अमरीश को जैसा शिखर ने समझा था वो वैसा बिल्कुल नहीं था। किसी वजह से अमरीश को देखकर अब शिखर का न तो खून खौल रहा था और ना ही वो उससे नफरत कर पा रहा था। दोनों शिखर की गाड़ी तक पहुंचते हैं। शिखर का ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है और अलविदा कहते हुए शिखर और अमरीश हाथ मिलाते हैं। उम्मीद है हमारी दोस्ती काफी दूर तक जाएगी और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर शिखर। शिखर कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता। वो अभी तक आश्चर्य में था। उसके लिए इन सब पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। फिर मिलेंगे, शिखर अमरीश से कहता है, पर इस बार उसके चेहरे और आंखों में न ही नफरत थी और न ही गुस्सा। 10 दिन बीत चुके थे। शिखर और अमरीश की मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। शिखर अपने मकसद से भटक चुका था। इन 10 दिनों में वो दोनों कई बार साथ में गोवा की कुछ मशहूर जगहों पर दिखाई देते हैं। क्योंकि अमरीश से गोवा का बच्चा बच्चा तक वाकिफ था, तो जाहिर सी बात है मीडिया से अमरीश और शिखर की दोस्ती कहां इतने दिनों तक छुप सकती थी। आज गोवा डेली नामक एक अखबार की फ्रंट पेज ही हेडलाइन थी, शिखर और अमरीश दुश्मन बने दोस्त। रवि और बबीता शिखर के ऑफिस में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। रवि के हाथ में वो गोवा डेली अखबार होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे शिखर सब छोड़कर और भूलकर बस अमरीश के साथ ही रहता है। बबीता बताती है कि उसके शिखर से बात हुए न जाने कितने दिन हो गए थे। शिखर ने बबीता से अमरीश के सभी बिजनेस की जानकारी एकत्रित करने को कहा था। बबीता ने बहुत मशक्कत के बाद एक फाइल तैयार की थी, पर अब शिखर को उससे मानो कोई मतलब ही नहीं था। रवि बताता है कि कैसे उसने शिखर से कितनी बार बात करने की कोशिश की पर नाकाम रहा। फोन भी किया पर शिखर ने या तो उठाया नहीं या अभी बिजी हूं यह कहकर टाल दिया। आज जब रवि ने यह हेडलाइन देखी तो शिखर को मिलने के लिए कहा। शिखर ने रवि को अपने ऑफिस बुलाया और कहा कि वो वहां थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। रवि, क्या तुम शिखर से नाराज हो? बबीता को चिंता थी कि कहीं शिखर की इन हरकतों की वजह से रवि शिखर को छोड़ न दे। मैं जानता हूं कि शिखर बिना वजह ऐसा कुछ नहीं करेगा, पर हम क्या इतने पराये हो गए हैं कि हमें शिखर बता भी नहीं सकता कि वजह क्या है? रवि की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। इतनी देर में शिखर ऑफिस में दाखिल होता है। रवि और बबीता दोनों को अपने ऑफिस में पाकर शिखर समझ नहीं पाता कि आखिर क्या बात है और रवि से पूछता है कि उसे किस बारे में बात करनी थी। शिखर बिना कहे गोवा डेली अखबार का फ्रंट पेज दिखाता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है? जो कल तक सिर्फ नफरत के लायक था, आज उसी से दोस्ती क्यों की जा रही है? शिखर समझ जाता है कि रवि किस तरफ इशारा कर रहा है। रवि का ऐसा सोचना लाजमी भी था। शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो रवि, मीडिया वाले तो ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। शिखर इस विषय को दबाने की कोशिश करता है। वो जानता था कि वो रवि के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। रवि अखबार रख देता है और शिखर से बहुत गंभीर होकर कहता है, हमें चिंता है तुम्हारी शिखर। हमें ऐसा लगता है कि तुम अमरीश के चुंगल में फंस चुके हो।
वो तुम्हारा इस्तेमाल। रवि की बातें शिखर को सुई की तरह चुभती हैं और शिखर को गुस्सा आ जाता है। क्या मैं कोई बच्चा हूं जो ये सब बातें बोल रहे हो मुझे? मेरा वक्त इस तरह से बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। रवि शिखर से यह सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। शिखर ने कभी रवि से इस तरह से बात नहीं की थी। बबीता को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि शिखर रवि से इस तरह से बात कर सकता है। रवि बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रवि के जाते ही बबीता भी जाने लगती है। जाने से पहले वो शिखर की तरफ देखती है और मन ही मन सोचने लगती है कि जिस शिखर को वो जानती थी वो रवि से तो बिल्कुल इस तरह बात नहीं कर सकता। शिखर को उसका मकसद याद दिलाने के लिए बबीता शिखर को वो अमरीश की बिजनेस डिटेल की फाइल वहां मेज पर रखकर वहां से निकल जाती है। शाम के वक्त शिखर बीच पर बैठा सूर्यास्त देख रहा होता है। समुद्र की हवा और नारंगी आसमान लुभावने लग रहे थे। शिखर के लिए सब कुछ बहुत उलझ गया था। शिखर के लिए यह यकीन करना मुश्किल हो गया था कि अमरीश ही उसके मां बाप का कातिल है। उसे लगने लगा था कि शुभचिंतक उससे कोई जरूरी बात छिपा रहा है। अमरीश का शिखर की तरफ बर्ताव इतना अच्छा था कि शिखर मान ही नहीं पा रहा था कि अमरीश किसी का खून कर सकता है। शिखर अपनी समझ को गलत नहीं मान सकता था। शिखर के ये सब सोचने के बीच शुभचिंतक का फोन आता है। काफी देर फोन बजने के बाद शिखर फोन उठाता है। हेलो शिखर, कैसे हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? शुभचिंतक की आवाज में चिंता का स्वर होता है। जी, सब ठीक चल रहा है। शिखर में वो उत्तेजना नहीं थी जो हमेशा रहती थी। शुभचिंतक समझ जाता है कि कोई बात तो है, वरना शिखर ने शुभचिंतक से कभी ऐसे रूखे मन से बात नहीं की थी। हमारा प्लान कैसा चल रहा है शिखर? शुभचिंतक थोड़ा जोर लगाकर पूछता है, पर शिखर इस बार भी बस ठीक चल रहा है कहकर बात को खत्म कर देता है। शुभचिंतक शिखर से पूछता है कि शिखर का ध्यान कहां है आज? ज्यादातर जो शिखर हमेशा जानकारी देते हुए बात करता था, आज सिर्फ बात खत्म करना चाहता है। शुभचिंतक को शक हो जाता है कि कहीं न कहीं शिखर पर अमरीश का प्रभाव पड़ चुका है। शुभचिंतक शिखर को समझाने की कोशिश करता है, क्या तुमने अपने आखिरी पड़ाव की पहली चाल चली? पर शिखर बात को इधर उधर घुमाते हुए फोन काट देता है। उधर शुभचिंतक फोन रखकर सोचता है, लगता है अमरीश का जादू शिखर पर भी चल गया है। फोन काटने के कुछ देर बाद ही शिखर के फोन पर अमरीश का मैसेज आता है। शिखर, हो सके तो जल्द से जल्द मेरे बंगले वाले ऑफिस में आ जाओ, कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। आखिर क्या है वो चीज जो अमरीश शिखर को देना चाहता था? क्या अमरीश की ये दोस्ती सच में छीन लेगी शिखर से उसके अपनों को? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।